हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स टेक 9। तो हम पढ़ लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में आज का हमारा टॉपिक होगा चोक कोयल, रेजोनेंस सर्किट एंड ट्रांसफार्मर एंड PYQS बोर्ड एग्जाम नीट एंड जेई। तो स्टूडेंट्स देखते हैं चोक कोयल क्या होता है। तो चोक कोयल बेसिकली एक ऐसा कोयल होता है बाय विच वी कैन कंट्रोल द करंट इन AC डिवाइस। चोक कोयल एक ऐसा कोयल होता है जिससे हम AC सर्किट में करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, करंट को डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जैसी हमारी नीड होगी। तो बट हम इनका यूज AC सर्किट में अगर हमें करंट को कंट्रोल करना है तो करंट को कंट्रोल करने के लिए हम केवल और केवल चोक कोयल का ही यूज करते हैं। जबकि अगर हमें DC सर्किट में करंट को कंट्रोल करना हो तो DC सर्किट में हम करंट कंट्रोल करने के लिए हम रिहोस्टेट का यूज करते हैं। अब स्टूडेंट, AC सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए हम रिहोस्टेट का यूज नहीं कर पाएंगे, ना करेंगे। रीजन ये, रिहोस्टेट केवल यूज होता है DC सर्किट में, और DC सर्किट में DC करंट के लिए जो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो होती है 0 होती है। इस वजह से हम रिहोस्टेट के द्वारा हम AC सर्किट में करंट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, बेसिकली ये चोक कोयल एक लैमिनेटेड आयरन की कोर होती है और इस पर इंसुलेटेड कॉपर के वायर इस तरह से बाउंडेड किए गए होते हैं, कॉपर के कॉइल लपेटे गए होते हैं, और इसमें कोई इनपुट AC सिग्नल या इनपुट AC सोर्स इसमें कनेक्ट किया गया होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक मिलाकर के LR डिवाइस बन जाती है, LR डिवाइस, LR सर्किट बन जाती है। और इसमें जो करंट और इसमें जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर का जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस, इनका रेसिस्टेंस को बहुत ही मिनिमम रखा जाता है, जिसकी वजह से इनका जो कॉपर वायर यहाँ पर बाउंड किया गया है, इसकी थिकनेस ज्यादा कर दी जाती है। थिकनेस ज्यादा कर देने से R की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, मैक्सिमम हो जाएगी, सॉरी R की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, मिनिमम। अब देखिए, अगर ये एक LR सर्किट है तो अगर हमें इनका इंपेडेंस निकालना है तो LR सर्किट के लिए स्टूडेंट देखिए, हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, LR सर्किट में वोल्टेज VL करंट I से π/2 लीड करता है, π/2 लीड करता है, और ये मान लीजिए ये हमारा VR होगा। तो VR और VR एंड VL, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस π/2 रहेगा, और इनका रिजल्टेंट जो वेक्टर जाएगा ये कहीं, ये जाएगा रिजल्टेंट वोल्टेज। रिजल्टेंट वोल्टेज अब इनका करंट I के साथ में एक 5 डिग्री एंगल बनाएगा, जिसे हम फेज कहेंगे, इनका रिजल्टेंट वोल्टेज का करंट I के साथ में। अब अगर हमें यहाँ इनका इम्पीडेंस निकालना है तो हम इसी डिवाइस, इसी ग्राफ को अगर हम फेजर ग्राफ बनाएं इनका, तो हम लिखेंगे ये हमारा होगा R, रेजिस्टेंस R डिनोट करेंगे एक्स एक्सिस पर, और Y एक्सिस पर डिनोट करेंगे हमारा XL। XL इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर, और हम इनको इफेक्टिव रिएक्टेंस भी कहेंगे। तो अब इन दोनों का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना होगा तो हमारा रिजल्टेंट समथिंग ये जाएगा, जिसे हम कहेंगे इम्पीडेंस Z कहेंगे, और ये Z बनाएंगे एंगल थीटा बनाएगा, और ये थीटा को हम कहेंगे इनका फेज डिफरेंस है, ये हमने थीटा लिखा है। तो Z की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी हो तो अगर ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का हमारा R होगा, ये पूरी वैल्यू रेसिस्टेंस R को डिनोट करेगा, और ये XL को, तो Z इज इक्वल टू जगह रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब यहाँ पर Z जो होगा ये इम्पीडेंस होगा LR सर्किट का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनका जो इम्पीडेंस आएगा Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, एंड XL की वैल्यू जब रखेंगे तो R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। और यहाँ पर L जो इनका कोयल का इंडक्टेंस होगा, L की वैल्यू जो इनका फार्मूला बनेगा L इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू R N स्क्वायर ऑफ AL, ए यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया, और L यहाँ पर इनकी लेंथ बन जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट नंबर ऑफ स्मॉल n डिनोट करेगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इनकी वैल्यू बहुत हाई की जाती है, मैक्सिमम की जाती है, और इनका जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है L की वैल्यू भी मैक्सिमम होती है, बट इस कोयल का जो रेसिस्टेंस होता है R की वैल्यू यहाँ पर मिनिमम रखी जाती है, जिससे इनका जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस या इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अब इनका अगर हमें पावर कोफिशिएंट निकाले, पावर कोफिशिएंट हो जाएगा cos phi इज इक्वल टू R बाई Z। जैसे हम अगर इस फेजर डायग्राम से निकाले इनका पावर कोफिशिएंट, तो आएगा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में तो आएगा R बाई Z। यहाँ पर Z इनका होगा इम्पीडेंस होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर
हमें यहाँ पर बताना है कि चोक कोयल एक ऐसा कोयल होता है जिनसे हम एसी सर्किट में करंट को डिक्रीज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एनी पावर लॉस, जिससे कोई पावर लॉस नहीं होती। सबसे खास बात इनकी यही होती है कि इससे करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसमें पावर लॉस नहीं होती है, लगभग जीरो होती है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम इनका पावर लॉस निकाले एसी सर्किट में तो इनका फॉर्मूला होता है P एवरेज इज इक्वल टू होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा इनका होगा पावर कोफिशिएंट, और पावर कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए स्टूडेंट R की वैल्यू होती है मिनिमम और Z की वैल्यू होती है यहाँ पर मैक्सिमम। Z की वैल्यू होती है मैक्सिमम। अब अगर Z की वैल्यू मैक्सिमम होगी, R की वैल्यू मिनिमम होगी, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी ये अप्रॉक्सीमेट लगभग जीरो होती, जिनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इनको हम नेग्लेक्टेड कर सकते हैं। तो इस वजह से अगर cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर जीरो रखेंगे तो हम P एवरेज की वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो आएगा जीरो। दैट मीन्स देयर आर नो एनी पावर लॉस, यहाँ पर कोई भी पावर लॉस नहीं होगा और न ही एनर्जी का लॉस होगा। तो इस तरह से हमारा चोक कोयल होता है, इस तरह से वर्क करता है। और हाँ, यहाँ पर जो लेमिनेटेड कोर का यूज किया, लेमिनेटेड आयरन कोर का इसलिए यूज कर देते हैं जिससे ये बार बार जब इसमें अल्टरनेटिंग करंट एक वेरिएबल करंट फ्लो होगा, जिससे ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता रहेगा। और इसमें इनका जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है, हिस्टैरिसीस लॉस, ये हिस्टैरिसीस लॉस इनका बहुत ही कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लेमिनेटेड कोर का यूज करते हैं। और साथ ही साथ लेमिनेटेड कोर का यूज करने से इनका जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए यहाँ पर लेमिनेटेड आयरन कोर का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया चोक कोयल। और चोक कोयल का बिग यूज यही है कि एसी सर्किट में करंट को कंट्रोल किया जाता है विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस सर्किट। अब रेजोनेंस सर्किट यहाँ पर दो टाइप का होगा, सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस। तो हम स्टूडेंट यहाँ पर सीरीज रेजोनेंस को लेते हैं। तो सीरीज रेजोनेंस में एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेसिस्टर, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है और इसे किसी एसी वोल्टेज सोर्स के द्वारा इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया होता है। अब स्टूडेंट, जब हम LCR सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन में एक एसी इनपुट दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V नॉट ऑफ साइन ओमेगा t को इनपुट करते हैं तो क्या होता है, तो कैपेसिटर तो इंडक्टर का जो टर्मिनल पोटेंशियल VL हो जाएगा, कैपेसिटर का VC एंड रेसिस्टर का VR, और तीनों का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा, जैसा कि हमने LCR सर्किट में पढ़ा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो वोल्टेज अप्लाइड किया गया है, अप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट ऑफ साइन ओमेगा t, ये इनपुट वोल्टेज होगा। और इनका जो VRMS की वैल्यू होगी, VRMS इज इक्वल टू V नॉट बाई रूट टू, एंड IRMS की जो वैल्यू होगी वो भी होगी I नॉट बाई रूट ऑफ 2। अब यहाँ पर हम इनका इम्पीडेंस निकालते हैं। और हाँ, रेजोनेंस के केस में यहाँ पर स्टूडेंट होगा, अगर हम LCR सर्किट का फेजर डायग्राम ड्रा करें तो इस तरह से बनेगा। ये x एक्सिस हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। तो x एक्सिस पे हम करंट I को डिनोट करेंगे और ये होगा ओरिजिन पॉइंट O, ये होगा VR एंड अलोंग टू द x एक्सिस होगा करंट I। अब यहाँ पर स्टूडेंट, अगर हम इंडक्टर को देखें तो हमने पढ़ा है इंडक्टर वाले केस में कि अगर LCR सर्किट में या एसी सर्किट में केवल प्योर इंडक्टर कनेक्टेड किया गया हो तो इंडक्टर का जो पोटेंशियल होगा VL, वो करंट I से π/2 फेज लीड करता है, तो ये होगा प्लस π/2, ये होगा हमारा VL होगा। और कैपेसिटर के केस में जो होगा VC होगा वो π/2 लेगिंग करेगा माइनस π/2, ये होगा हमारा VC होगा। अब स्टूडेंट, अगर हमें यहाँ पर इनका निकालना है फेजर डायग्राम ऑफ इम्पीडेंस का, तब हम इसी डायग्राम को हम इम्पीडेंस के फॉर्म में भी ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बनाएंगे x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस पर ड्रा करेंगे हम R को, रेसिस्टर R को, ये करंट होगा I हमारा होगा, ये होगा ओरिजिन पॉइंट O। और y एक्सिस पर ड्रा करेंगे, अगर यहाँ VL है तो यहाँ पर होगा XL, और y डैश पर जो रिप्रेजेंट करेंगे हम XC को रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से XL और XC ये दोनों एक ही एक्सिस पर लाई कर रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये होगा XL माइनस XC होगा।
तो रिजल्टेंट हो गया एक्सएल माइनस एक्सी और रेसिस्टेंस आर हो गया। अब आर और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो समथिंग यहाँ जाएगा और ये होगा हमारा इम्पिडेंस जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी टू द स्क्वायर, ये होगा इम्पिडेंस होगा। अब इम्पिडेंस रेसिस्टेंस आर के साथ में या करंट आई के साथ में एक एंगल बनाएगा जिसे हम फेज कहेंगे, फाई या थीटा कहेंगे एंगल। और अगर हम इस लाइन को वर्टिकल लाइन से इस तरह से ड्रॉ कर लें तो एक ट्रायंगल बना लेगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी स्टूडेंट, ये लेंथ होगी एक्सएल माइनस एक्सी के इक्वल होगी। तो यहाँ से अगर हम इनका पावर फैक्टर निकालेंगे, पावर फैक्टर, तो cos फाई इज इक्वल टू आएगा cos थीटा इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, सॉरी ये आएगा cos फाई इज इक्वल टू आएगा आर बाई जेड। तो इज इक्वल टू आर अपन में जेड की वैल्यू रखेंगे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी टू द होल स्क्वायर। तो ये हो गया पावर फैक्टर। अब यहाँ हमें करना है रेजोनेंस के केस में। तो यहाँ पर हमने इसके पहले 3 केस पढ़ा था, केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो यहाँ पर इन केस ऑफ रेजोनेंस ये होगा स्टूडेंट्स एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सटी होगा, तो दैट मीन्स एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू होगा 0 होगा। एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू 0। तो अगर एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू 0 होगा तो अगर हम इनका पावर फैक्टर निकालें, पावर फैक्टर यहाँ से आ जाएं तो ये हो गया 0, दैट मीन्स कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर बाई आर दैट इज इक्वल टू 1। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कॉस किसकी वैल्यू 1 होती है 0 की, थीटा इज इक्वल टू हो गया 0। तो ये इनका हो गया। बट अब हमें इसमें और अगर एक्सप्लेन करना है तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा एंड एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में एल सी, ओमेगा इज इक्वल टू रूट बाई एल सी, रूट ऑफ एल सी। एंड स्टूडेंट यहाँ पर ओमेगा को हम कहेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वेयर ओमेगा इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट ऑफ एल सी। बट अगर हमें इनका रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर रिप्रेजेंट करेगा, अगर हमें इसका फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ओमेगा इज इक्वल टू का 2 पाई एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट ऑफ एल सी एंड एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एंड रूट ऑफ एल सी। ये इनका एंगुलर ये इनका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा, वेयर एफ आर इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं रेजोनेंस के कंडीशन में और क्या होगा। तो यहाँ पर इनका जो करंट हो जाएगा ये 0 की तरफ करंट इनका इनफिनिट की तरफ टेंस करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर इनका मैक्सिमम करंट जो हो जाएगा आई मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई जेड। तो यहाँ पर स्टूडेंट जेड जो होगा इम्पीडेंस यहाँ पे मिनिमम होगा और जो कि इक्वल होगा आर के, जो कि इज इक्वल होगा आर के, तो V बाई आर। तो स्टूडेंट इफ इनका रेसिस्टेंस अगर R टेंस टू 0 होगा तो यहाँ पर I मैक्स ये टेंस करेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो करंट का जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा इस कंडीशन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो हो जाएगा इनफाइनाइट। इसी कंडीशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में स्टूडेंट्स यहाँ पर अब देखेंगे पावर लॉस कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए पावर लॉस में अगर हम cos थीटा इज इक्वल टू 0 ले आए, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर होगा वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम पेज। यहाँ से रिजल्ट आएगा V एंड I आर इन सेम पेज। और यहाँ से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं पावर लॉस। तो यहाँ पर पावर लॉस स्टूडेंट 0 होगा, तो एवरेज पावर लॉस P इज इक्वल टू V आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, एंड कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर आई है P एवरेज इज इक्वल टू V आर एम एस इंटू आई आर एम एस
और cos थीटा सॉरी थीटा इज इक्वल टू 0 आई है तो हो जाएगा cos ऑफ 0 की वैल्यू 1 होगी, तो दैट मीन्स पी एवरेज यहाँ पर 0 नहीं होगा, पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस के इक्वल रहेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक और टर्म आएगा क्वालिटी फैक्टर, एक और टर्म आएगा क्वालिटी फैक्टर। ये क्या होता है क्वालिटी फैक्टर? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वालिटी फैक्टर एक नया टर्म है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इससे दिया जाता है। व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर? तो क्वालिटी फैक्टर को हम बेसिकली कहेंगे क्वालिटी फैक्टर इज द मेजरमेंट ऑफ शार्पनेस ऑफ क्वालिटी इज द मेजरमेंट ऑफ शार्पनेस। अब ये शार्पनेस क्या होता है? शार्पनेस क्या है? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर इज द measurement of sharpness of resonance। अब यहाँ जो रेजोनेंस होगा ये स्टूडेंट करंट आई और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच का या फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ ड्रा किया जाएगा उसे हम कहेंगे रेजोनेंस ग्राफ। अब उसका फ्लैट क्या होगा, शार्पनेस क्या होगी, वो डिपेंड करेगा क्वालिटी फैक्टर पर। क्वालिटी फैक्टर को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर Q इज द रेशियो ऑफ एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी by bandwidth तो दैट इज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा एंगुलर रेजोनेंस को हम एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा आर एंड बैंडविड्थ यहाँ पर हो जाएगा बैंडविड्थ को लिखेंगे डेल्टा ओमेगा, बैंडविड्थ लिखेंगे डेल्टा ओमेगा। तो ये हो गया हमारा क्वालिटी फैक्टर क्या मेजर करता है? क्वालिटी फैक्टर मेजर करता है किसके? रेजोनेंस के ग्राफ के शार्पनेस को। दैट इज अगर रेजोनेंस का ग्राफ जो होगा फ्लैट होगा या शार्प होगा वो डिपेंड करेगा क्वालिटी फैक्टर पर। अगर क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी तो जो रेजोनेंस का आई और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होगा वो ज्यादा शार्प होगा। अगर क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कम होगी तो उसकी शार्पनेस कम होगी, तो ये मेजर करेगा शार्पनेस को। अब इनका ग्राफ अगर हम ड्रा करें तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर ओमेगा एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। अब यहाँ बैंडविड्थ क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पर बैंडविड्थ का एक फॉर्मूला होगा वेयर बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू, इनका फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा R बाई एल। तो अगर हम इनका रेजोनेंस के ग्राफ को ड्रा करें तो समथिंग कुछ इस तरह से ग्राफ हम बना सकते हैं। ये ग्राफ आपने पढ़ा होगा, ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे करंट आई को और एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे इनका एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर को। ये होगा ओरिजिन पॉइंट होगा। तो पार्टिकुलर अगर अब यहाँ पर हम क्वालिटी फैक्टर का पूरा फार्मूला का लिख दें, क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू आएगा ओमेगा आर बाई डेल्टा ओमेगा। तो ये स्टूडेंट आएगा ओमेगा आर बाई डेल्टा ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी R बाई एल, तो दैट इज इक्वल टू ओमेगा आर इंटू एल बाई आर। तो दैट इज क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू ओमेगा आर एल बाई आर। यहाँ पर स्टूडेंट एल जो होगा इंडक्टेंस ऑफ कोयल होगा, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर होगा, आर इज द रेजिस्टेंस और ओमेगा आर यहाँ पर एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर R की वैल्यू ज्यादा होगी दैट इज क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? कम होगा। और क्वालिटी फैक्टर कम होगा तो ग्राफ का जो शार्पनेस है, रेजोनेंस का जो शार्पनेस है वो शार्पनेस कम होगा। दैट इज जो रेजोनेंस होगा वो क्या होगा? यहाँ पर फ्लैट होगा, रेजोनेंस होगा ये फ्लैट होगा। अब अगर यहाँ R की वैल्यू यहाँ कम होगी, सपोज दैट R की वैल्यू रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर Q की वैल्यू ज्यादा होगी और जो रेजोनेंस का ग्राफ होगा वो शार्प होगा। क्या होगा? शार्प होगा।
तो हम यहाँ वेरियस रेजोनेंस वेरियस रेजिस्टेंस पर हम क्वालिटी फैक्टर का ग्राफ ड्रा करते हैं आई और ओमेगा आर के बीच में। तो हम ग्राफ कुछ इस तरह से इसको ड्रा करेंगे, इस तरह से। तो देखते हैं ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, सॉरी ये बनेगा इस तरह से। तो स्टूडेंट्स ये एट पार्टिकुलर R1 रेसिस्टेंस R1 है, ये रेसिस्टेंस एट रेसिस्टेंस R2 और ये रेसिस्टेंस होगा सपोज दैट R3। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस R1 R2 R3 सब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। हम इनको कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस R1 ग्रेटर देन R2 एंड R2 ग्रेटर देन R3। तो ये रेसिस्टेंस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया गया है। अब देखिए रेसिस्टेंस R1 यहाँ पर ज्यादा है तो इनका जो I और ओमेगा R का ग्राफ है ये एक ज्यादा फ्लैट है। दैट इज अगर रेसिस्टेंस R की वैल्यू यहाँ से R की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, कम होगा। सॉरी R की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, इस ग्राफ को देखते हैं, जो ऊपर का एरो यहाँ डिनोट किया गया है इसका वैल्यू है इंक्रीजिंग, और जो एरो को जिसको हमने डाउनवर्ड किया है उसका वैल्यू है मतलब होगा यहाँ पर डिक्रीजिंग। तो R की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो क्वालिटी फैक्टर कम होगा। दैट मीन्स जो रेजोनेंस का ग्राफ होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, फ्लैट होगा। तो ये जो ग्राफ हमारा ड्रा किया गया है ये एक फ्लैट ग्राफ है। अगर हम इनका इस तरह से डॉट लाइन ड्रा कर दें तो इनके एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को यहाँ से उनको डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा होगा एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर को बताएगा और ये ओमेगा को मान लीजिए बता रहा है। अब इनका बैंडविड्थ क्या होगा, और R1 और R2 और R3 पार्टिकुलर तीनों रेसिस्टेंस पर इनका क्वालिटी, इनका फ्लैट और शार्पनेस क्या होगी। तो स्टूडेंट R3 यहाँ पर सबसे कम होगा, R3 सबसे कम है तो ये R3 वाला ग्राफ है ये एकदम शार्प है, ये एकदम शार्प है। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर कहा गया ऐसा है, क्वालिटी फैक्टर इज द मेजरमेंट ऑफ द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो स्टूडेंट यहाँ पर रेसिस्टेंस R1 यहाँ पर सबसे ज्यादा है तो इनका बैंडविड्थ भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो इनका बैंडविड्थ अगर हम ड्रा करें तो इनका बैंडविड्थ सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरह से इनका बैंडविड्थ हम फाइंड कर सकते हैं, ये ओमेगा 1 इनको मान सकते हैं ओमेगा 2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इसी को हम बोलेंगे इनका बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा। अगर हम रेजिस्टेंस R2 को ऑब्जर्व करें तो रेजिस्टेंस R2 का जो बैंडविड्थ होगा स्टूडेंट और भी कम हो जाएगा, इनका बैंडविड्थ और भी कम हो जाएगा। और रेजिस्टेंस R3 जो जिसमें सबसे ज्यादा शार्प है इनकी वैल्यू जो होगी हम मानेंगे यहाँ पर 0। तो अगर रेजिस्टेंस R3 0 है तब यहाँ पर इनका जो बैंडविड्थ होगा डेल्टा ओमेगा, तो बैंडविड्थ भी यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। अब अगर बैंडविड्थ 0 हो जाएगा तो इस वाले फॉर्मूले से देखेंगे क्वालिटी फैक्टर इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वालिटी फैक्टर अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो इनकी ग्राफ की शार्पनेस जो होगी ये बहुत ज्यादा शार्पनेस हो जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट की हमारा रेजोनेंस ग्राफ है, करंट आई और इनका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर के बीच में। हम इनको F1 F2 और Fr से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा LCR सर्किट में कंप्लीट हुआ, रेजोनेंस सर्किट सीरीज रेजोनेंस में। और सीरीज रेजोनेंस सर्किट में मिलाकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक किया जाएगा वो क्वालिटी फैक्टर से दिया जाता है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर इज द मेजरमेंट ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस के शार्पनेस को मेजर करता है, और अगर क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी तो शार्पनेस ज्यादा होगा, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कम होगी तो शार्पनेस कम होगा। दैट इज ग्राफ जो होगा फ्लैट होगा, शार्प ना होकर के। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया रेजोनेंट सर्किट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड एक ऐसे डिवाइस है जिससे हम एसी वोल्टेज या करंट की वैल्यू को हम अपने आवश्यकता अनुसार इसको वेरी कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रांसफार्मर मिला करके एक ऐसी डिवाइस होती है जिनका उपयोग केवल और केवल एसी सर्किट में हो सकता है, और ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। इनके द्वारा हम एसी वोल्टेज को इंक्रीज भी बढ़ा भी सकते हैं और एसी वोल्टेज को घटा भी सकते हैं। तो इसलिए इनका जो यूज है बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। अभी हम इनको पढ़ते हैं, इनका यूजफुल कितना यूजफुल है ट्रांसफार्मर हमारे लिए। तो ट्रांसफार्मर में देखिए बेसिकली ये लैमिनेटेड आयरन की कोर की प्लेटें होती हैं जिनको इस तरह से आपस में रखा गया होता है, और इसमें दो कोयल, प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल होते हैं। प्राइमरी कोयल में एक कॉपर की इंसुलेटेड वायर होती है जिसको हम कोयल करके इस पे बाउंड कर दिया गया होता है।
और प्राइमरी कोयल में हम AC इनपुट करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से AC इनपुट करते हैं। और सेकेंडरी कोयल भी यहाँ पर कॉपर वायर की एक इंसुलेटेड वायर इस पे बाउंड किया गया होता है। यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर ड्रा किया गया है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। और स्टूडेंट ट्रांसफार्मर बेसिकली आगे चलेंगे दो टाइप का होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो पहला यहाँ पर हम ड्रा कर दे रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न कम किए जाते हैं, जबकि इनका सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो ये हो गया हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट होगा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में स्टूडेंट्स क्या होगा, प्राइमरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा एंड सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न को कम कर दिया जाता है। तो इसे कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर में देखिए अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें लैमिनेटेड आयरन की कोर की प्लेटें इस तरह से अरेंज करके एक दूसरे पर रखी गई होती हैं। यहाँ पर लैमिनेटेड आयरन कोर की ढेर सारी प्लेटों का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम इसमें बार बार होने वाले मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज से जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का ज्यादातर हिस्सा, ज्यादातर भाग हिस्टैरिसीस लॉस के रूप में लॉस हो जाता है, हिस्टैरिसीस एनर्जी के रूप में मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज करने के लिए। तो इसलिए हम लैमिनेटेड आयरन कोर का यूज करते हैं और साथ ही साथ इससे इनका रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में बहुत कम लॉस होता है। तो वो भी हम पढ़ेंगे इसमें कि लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफार्मर कैसे होता है। बट पहले देखते हैं हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ पर दो टाइप का हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसमें प्राइमरी जो कोयल होगा इसमें नंबर ऑफ टर्न हम मानेंगे NP और सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न होगा वो मानेंगे NS, P फॉर प्राइमरी एंड S फॉर सेकेंडरी। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ये होगा NS ग्रेटर देन NP होगा, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होगा हम इनको NP माने और इनको NS माने, नंबर ऑफ टर्न होगा ये। तो यहाँ पर स्टूडेंट होगा NP ग्रेटर देन NS होगा। तो इस तरह से मेरा ये ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर का दो टाइप हो गया, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। फिर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कोयल में AC इनपुट को अप्लाई किया जाता है, एट वन से अल्टरनेटिंग करंट एक वेरिएबल करंट होती है जो पेरियोडिकली चेंज होती है, इनका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और फ्लो ऑफ डायरेक्शन भी चेंज होता है, जिसकी वजह से प्राइमरी कोयल में एक वेरिएबल करंट फ्लो होती है। और वेरिएबल करंट फ्लो होने की वजह से किसी भी कोयल में देयर आर प्रोड्यूस इंड्यूस्ड EMF एट द टर्मिनल। तो इसमें अगर वेरिएबल करंट फ्लो हो रही है तो इनके दोनों टर्मिनल पर एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा सेल्फ इंडक्शन की वजह से। तो हम मानेंगे इनके प्राइमरी कोयल में जो सेल्फ इंडक्शन की वजह से इंड्यूस्ड EMF जनरेट हुआ है उसे मानेंगे हम EP। अब फैराडे का यहाँ पर सेकंड लॉ लगा देंगे तो हम जानते हैं कि फैराडे के सेकंड लॉ से E इज इक्वल टू माइनस N d phi बाई dt। और स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए होता है कि प्राइमरी कोयल में जब AC करंट मतलब वेरिएबल करंट फ्लो कराई जाती है तो प्राइमरी कोयल एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगता है और जिसकी पोलरिटी जो होती है N और एक एंड या एक इनका टर्मिनल N पोल बनेगा और दूसरा बनेगा साउथ पोल। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। बट ये पोलरिटी AC इनपुट की फ्रीक्वेंसी के साथ साथ भी वेरी करेगी। अब पोलरिटी वेरी करेगी जिनकी वजह से इनसे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनें बनेंगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन भी इस कोयल को क्या करेंगे, काटेंगी, इससे प्राइमरी कोयल से पास होके जाएंगी। तो अब इससे प्राइमरी कोयल से रिगार्डेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी और अगर इनसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी तो क्या होगा, प्राइमरी कोयल के दोनों टर्मिनल पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा जिसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड EMF। और वो इंड्यूस्ड EMF हम फैराडे के नियम से पढ़ते हैं E इज इक्वल टू माइनस N d phi बाई dt। यहाँ फाई भी होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो बट प्राइमरी कोयल के लिए हम लिखेंगे EP इज इक्वल टू माइनस NP ऑफ d phi बाई dt लिखेंगे।
तो स्टूडेंट्स यहाँ प्राइमरी कोयल में कौन सी घटना होगी, यहाँ होगी सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ये हो गया फॉर प्राइमरी कोयल, प्राइमरी कोयल। अब होगा फॉर सेकेंडरी कोयल। अब देखिए सेकेंडरी कोयल में क्या होगा, तो सेकेंडरी कोयल फर्स्ट प्राइमरी कोयल से सेपरेटेड होता है, जिसकी वजह से प्राइमरी कोयल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनें बनेंगी, दैट फ्लक्स लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग टू द सेकेंडरी कोयल आल्सो। तो ये सेकेंडरी कोयल से भी पास करते हुए जाएंगी, जिससे म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा सेकेंडरी कोयल के टर्मिनल पर भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो सेकेंडरी कोयल में क्या होगा स्टूडेंट्स, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा, ठीक है। अब सेकेंडरी कोयल के टर्मिनल पर भी एक ईएमएफ जनरेट होगा, जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। तो इक्वल होंगे ईएस, एस फॉर सेकेंडरी, ईएस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे बाई सेकेंड बाई फर्स्ट, तो यहाँ से हमारा एक रिजल्ट आएगा ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो अब इस रिजल्ट से थोड़ा हम एनालाइज करेंगे कि सेकेंडरी कोयल में ई एस की वैल्यू ज़्यादा कब होगी। तो यहाँ पर होगा कि इफ एन एस ग्रेटर देन एन पी, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कोयल ज़्यादा है नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कोयल से। तो दैट मीन्स ये जो नंबर मिलेगा, ये रेशियो है ई एस बाई ई पी, ये जो नंबर मिलेगी, देखिए इनका जो न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो इस कंडीशन में ये संख्या ग्रेटर देन 1 मिलेगी ना। तो देयरफॉर ई एस विल बी ग्रेटर देन ई पी। दैट मीन्स सेकेंडरी कोयल पर जो ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या होगा, प्राइमरी कोयल से ज़्यादा होगा। तो हम ये इसे कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न एनएस की वैल्यू ज्यादा कर देंगे और प्राइमरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न की वैल्यू कम कर देंगे। सिमिलरली अगर हमें स्टेप डाउन बनाना है तो हमें जस्ट इनका उल्टा कर देना है। तो स्टूडेंट फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखते हैं, तो ये हो गया हमारा फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। फ्रॉम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए कंडीशन यहां मिल गया हमारा एन एस ग्रेटर देन एन पी हो गया। देन फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए स्टूडेंट्स होगा यहाँ पर हम कंडीशन यही लिखेंगे या फिर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एन एस लेस देन एन पी होगा। तो हम फ्रॉम इक्वेशन स्टार को एनालाइज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन स्टार वी गेट ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। तो यहाँ पर अगर एन एस लेस देन एन पी है तो ई एस बाई ई पी ये लेस देन 1 मिलेगा, दैट इज ई एस लेस देन ई पी मिलेगा। तो अगर ई एस लेस देन ई पी है तो सेकेंडरी कोयल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो प्राइमरी से कम है। तो यही हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की कंडीशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और कांस्टेंट आता है कि अगर हम यहाँ पर ई एस, हमने इक्वेशन स्टार को देखते हैं, हमने लिखा ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। तो इनको हम एक तरीके से और तो हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार को एनालाइज करते हैं, देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार तो हमारा जो इक्वेशन आया था ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। तो यहाँ पर जो हमने ईएमएफ लिखा है सेकेंडरी कोयल का अपॉन प्राइमरी कोयल का, हम इनको लिख सकते हैं वी एस बाई वी पी भी लिख सकते हैं, और ये इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर, वेयर आर इज द ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट, वेयर स्मॉल आर इज द ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट, ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट, ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट। तो स्टूडेंट अब ट्रांसफार्मर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को अपना नीड के अकॉर्डिंग हम इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। बट ट्रांसफार्मर के द्वारा हम
पावर को इंक्रीज, इलेक्ट्रिक पावर को हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। और ट्रांसफार्मर का यूज हम केवल एसी सर्किट में ही कर सकते हैं, डीसी सर्किट में इनका यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डीसी सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जीरो होती है, और फ्रीक्वेंसी अगर जीरो होगी तो वहां पर ना तो सेल्फ इंडक्शन होगा ना तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो हम अगर ये दोनों प्रिंसिपल नहीं अप्लाई हो रहे हैं तो ट्रांसफार्मर वहां पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। और यहाँ पर ये भी है, ट्रांसफार्मर से जो पावर सप्लाई होती है वो पावर सप्लाई क्या होती है? कांस्टेंट होती है। दैट इज इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। जितना पावर इसमें इनपुट होगा उतना ही पावर आउटपुट होगा। तो इनपुट पावर को हम लिखेंगे P in इज इक्वल टू P आउट। P इनपुट लिखते हैं V इंटू I। अब V यहाँ पर प्राइमरी और I प्राइमरी इज इक्वल टू V सेकेंडरी इंटू I सेकेंडरी। तो यहाँ से अगर हम इनका रेशियो निकाल दें, V प्राइमरी नहीं सॉरी लिख रहे हैं I प्राइमरी बाई I सेकेंडरी इज इक्वल टू V सेकेंडरी अपॉन में V प्राइमरी। तो स्टूडेंट हमारा एक नया रिलेशन यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ से मिलकर हमारा V सेकेंडरी अपॉन में V प्राइमरी इज इक्वल टू I प्राइमरी अपॉन में I सेकेंडरी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम सेकेंडरी कोयल में वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि अगर इफ Vs ग्रेटर देन Vp है, दैट इज सेकेंडरी कोयल में जो वोल्टेज है वो ज्यादा है प्राइमरी कोयल से, तो क्या मिलेगा रिजल्ट? तो Ip अपॉन Is ग्रेटर देन 1 दैट इज इक्वल टू Ip ग्रेटर देन Is और Is लेस देन Ip। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए रिजल्ट हमारा यही है कि अगर सेकेंडरी कोयल में हमने वोल्टेज Vs को बढ़ा दिया ट्रांसफार्मर के द्वारा, तो सेकेंडरी कोयल में जो करंट Is होगा वो प्राइमरी कोयल से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम सेकेंडरी कोयल में वोल्टेज को कम करेंगे तो सेकेंडरी कोयल में करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वोल्टेज के द्वारा हम पावर को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। यहाँ पर जितना पावर इनपुट होगा उतना ही पावर सेकेंडरी कोयल से हमें आउटपुट मिलेगा। बट ये केवल एक आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में होता है। ट्रांसफार्मर में पावर इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल तो होना चाहिए, बट ये होता है केवल आइडियल ट्रांसफार्मर में, जबकि आइडियल ट्रांसफार्मर बना पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर भी एनर्जी का कुछ लॉस हो जाता है, और एनर्जी जो लॉस होता है, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, तो इसमें भी 4-5 केस बनेंगे। जैसे एनर्जी लॉस को हम कहेंगे जैसे कॉपर लॉस के फॉर्म में हो जाता है, कॉपर लॉस, और हीट एनर्जी के रूप में लॉस हो जाता है, हीट एनर्जी के रूप में के फॉर्म में भी लॉस हो जाता है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ पार्ट हिस्टैरिसीस लॉस में भी होता है, हिस्टैरिसीस लॉस में भी होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ट्रांसफार्मर में भी पावर या एनर्जी का लॉस होता है, जैसे हम कह सकते हैं कॉपर लॉस, हीट लॉस और इनका हिस्टैरिसीस लॉस। अब यहाँ पर कॉपर लॉस का मतलब यहाँ पर देखिए कॉपर के जो वायर का बाउंड किया गया होता है उनका अपना रेजिस्टेंस होता है, और जिससे रेजिस्टेंस की वजह से, हीटिंग इफेक्ट की वजह से कॉपर का वायर या कोयल जो है हीट हो जाता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी के कुछ भाग को हीट एनर्जी के रूप में लॉस कर देता है। अब यहाँ पर हीट एनर्जी के रूप में भी लॉस होता है, ट्रांसफार्मर हीट हो जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। और यहाँ हिस्टैरिसीस लॉस जो होगा, हिस्टैरिसीस लॉस का मतलब होता है जो लैमिनेटेड कॉपर का, लैमिनेटेड आयरन के कोर का यूज किया गया है, वो आयरन कोर जब एक करंट, वेरिएबल करंट के कोयल के अंदर रखी गई होती है तो ये बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज। तो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ पार्ट यूज होता है जो कि लॉस हो जाता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिक एनर्जी भी इन सारे फॉर्म में लॉस हो जाती है, और आइडियल ट्रांसफार्मर भी मुश्किल हो जाता है बनाना। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा ट्रांसफार्मर। अब आगे बढ़ते हैं PYQ में।